अस्सलाम वालेकुम बेटा, बाकी लोग नहीं आए अभी तक। आपने ज्वाइन कर लिए?
अस्सलाम वालेकुम बेटा, आ गए आप लोग? जी सर, स्टार्ट करें। तो बाकी नहीं आए बेटा, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, 7-8 हैं अभी तक। सर क्लास को बोला है, अभी लिंक भी सेंड कर दिया दोबारा, फिर वो आ रहे हैं, ज्वाइन करते हैं। चलो 1 मिनट 5 मिनट वेट कर लेते हैं हम। चलो ठीक है बेटा, जितने आगे बाकी साथ साथ आते रहेंगे। पिछली दफ़ा हमने जो BS से रेलिवेंट चीज़ें थी वो पढ़ ली थी, जिसमें आपकी साइंटिफिक प्रेजेंटेशन थी और इंटर्नशिप रिपोर्ट थी। तो इंटर्नशिप रिपोर्ट के बारे में कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, वरना आज आगे रिसर्च के बारे में शुरू करते हैं। क्लियर है बेटा? यस सर, क्लियर है। कोड सारा बता दें। पूछें जो आपको समझ नहीं लगी जी, किस जगह से। तो वो लेक्चर ही नहीं लिया था। नहीं फिर नहीं रिपीट होगा। वैसे अगर किस पॉइंट की समझ नहीं लगी वो आप पूछ सकते हैं। रिपीट करने में तो बेटा पहले हम बहुत लेट हैं, हमारा कोर्स सबसे पीछे है, तो वो रह जाना है, इतना टाइम नहीं है, आगे हमने अभी पढ़ना है। तो कोई पॉइंट की समझ नहीं लगी वो पूछ लें आप, वैसे लेक्चर में अपलोड कर दूंगा उधर। ओके सर, ठीक है। चलें, आज हमने रिसर्च के बारे में पढ़ना है कि व्हाट इज़ रिसर्च, रिसर्च क्या होती है। इसी रिसर्च की बेस पे हमने आगे सारा कुछ इसी बारे में पढ़ना है। रिसर्च प्रोजेक्ट, रिसर्च प्रपोजल, सिनॉप्सिस, थीसिस, वो सारा रिसर्च ही है। तो रिसर्च की जब तक समझ नहीं लगेगी हमारे आगे सारा कोर्स बेकार जाना है। तो आज का लेक्चर मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो रिसर्च को समझने के लिए हमें पता हो कि साइंस क्या होती है, व्हाट इज साइंस। साइंस और रिसर्च का आपस में इंटर रिलेशनशिप है। तो साइंस समझ आएगी तो आप रिसर्च कर सकते हैं। तो इसमें यह है कि साइंस है, अगर साइंस को डिफाइन करना चाहें तो हम कहते हैं कि साइंस, एक डेफिनेशन आपके सामने आ रही होगी, बॉडी ऑफ एस्टेब्लिश्ड नॉलेज, ये भी हम कह सकते हैं साइंस को। या साइंस इज डिफाइंड एज ऑब्जर्वेशन, इन्वेस्टिगेशन एंड थ्योरेटिकल एप्लीकेशन ऑफ नेचुरल फिनोमिना। तो ये साइंस को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं कि साइंस क्या है। साइंस से आगे हम रिसर्च की तरफ जाएंगे। साइंस का मैंने आपको बता दिया कि इट इज द, ठीक है, इसमें मेन है कि इट इज द बॉडी ऑफ एस्टेब्लिश्ड नॉलेज। और दूसरा है, दूसरी तरीके से अगर डिफाइन किया जाए प्रॉपर वे में, टेक्निकल वे में, तो उसको कहते हैं कि ऑब्जर्वेशन, इन्वेस्टिगेशन एंड थ्योरेटिकल एप्लीकेशन ऑफ नेचुरल फिनोमिना। तो दैट इज कॉल्ड साइंस। या अगर हम इससे भी छोटे वे में दो लफ्जों में उसको एक्सप्लेन करना चाहें तो हम कह देते हैं कि प्रूव्ड नॉलेज इज आल्सो कॉल्ड साइंस। कोई इंफॉर्मेशन है उसको अगर हमने प्रूव किया है, ठीक है, तो उसको हमने साबित किया है, तो वो जब तक 100% हम श्योर नहीं होते तो हम उसको साइंस नहीं कह सकते, लेकिन प्रूव्ड है तो दैट इज कॉल्ड साइंस। इन तीनों डेफिनेशन में से आप कोई भी साइंस की लिख सकते हैं। अ बॉडी ऑफ एस्टेब्लिश्ड नॉलेज, और ऑब्जर्वेशन, इन्वेस्टिगेशन एंड थ्योरेटिकल एप्लीकेशन ऑफ नेचुरल फिनोमिना, और प्रूव्ड नॉलेज, इन तीनों को आप साइंस के डिफाइन कर सकते हैं साइंटिफिक में। ये थी साइंस। अब है कि साइंटिफिक मेथड क्या है, ठीक है। इट इन्वॉल्व द प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस रिगार्डिंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। के साइंटिफिक मेथड क्या होता है, वो तरीकाकार अपना माइक बंद करें, वो मेथड या वो प्रोसेस
अपना माइक बंद करें। बेटा कौन है बीच में, अपना माइक क्यों नहीं बंद कर रहे आप? मैं सबके बंद करूं फिर? बेटा सीआर कौन है आपका? सर सीआर नहीं प्रेजेंट, सेक्शन बी से है, 23 रोल नंबर। बेटा आवाज क्लियर है? अब मैं दोबारा स्टार्ट कर दूं? जी सर क्लियर है। चलें, अब हम साइंस का मैंने आपको बता दिया। अब है साइंटिफिक मेथड कि ये मेथड के थ्रू या प्रोसेस के थ्रू हम तमाम साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन और उनके प्रिंसिपल्स, उनके प्रोसेसेस के बारे में पढ़ें या उनको इन्वॉल्व करें। वो साइंटिफिक मेथड होता है कि जितने भी प्रिंसिपल रेलिवेंट टू साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन है या प्रोसेस हैं कि हम उनके कैरेक्टरिस्टिक को किस तरह अंडरस्टैंड कर सकते हैं साइंटिफिक वे में, तो दैट इज कॉल्ड साइंटिफिक मेथड। तो आगे है रिसर्च। ये साइंस के बारे में था और साइंटिफिक मेथड की डेफिनेशन थी। तो अब है रिसर्च के बारे में। हमारे ये दो लफ्ज से मिलके बना है, री और सर्च, यानी बार बार तलाश करना, उसको कंफर्म करना बार बार ऑथेंटिक वे में। तो इट ओरिजिनेटेड फ्रॉम फ्रेंच वर्ड, एक फ्रेंच वर्ड से ये ओरिजिनेट किया गया वर्ड, ठीक है, फ्रेंच वर्ड है, उसका मतलब है रिसर्च, RESERCH, इसको रिसर्च पढ़ते हैं या रिसर्च भी पढ़ सकते हैं, लेकिन फ्रेंच में इसको रिसर्च कहते हैं। इट्स मीन टू इन्वेस्टिगेट, टू गो अबाउट सीकिंग। रिसर्च का मतलब है टू गो अबाउट सीकिंग, यानी निकलें और तलाश करें, नई चीज सर्च करें, टू गो अबाउट सीकिंग। और ये 1577 में ये वर्ड रिसर्च स्टार्ट हुआ था फ्रेंच में। उसके बाद इस वर्ड से ही हम रिसर्च की तरफ आए हैं, ठीक है। ये फ्रेंच, ये दो तीन चीजें आपने याद रखनी है कि फ्रेंच वर्ड है और इसका मतलब है टू गो अबाउट सीकिंग, ठीक है। और तीसरा है ये 1577 में ये वर्ड ओरिजिनेट हुआ था रिसर्च, और उससे ये वर्ड रिसर्च बना था। अब रिसर्च होती क्या है, रिसर्च को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं? इसकी दो या तीन डेफिनेशंस हैं, वो आपने बस जहन में रखनी है कि रिसर्च इज एन ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमेटिक वे ऑफ फाइंडिंग आंसर टू क्वेश्चन। थ्रू क्वेश्चन या टू आ जाए या थ्रू आ जाए, एक ही मतलब है। रिसर्च इज एन ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमेटिक वे ऑफ फाइंडिंग आंसर टू क्वेश्चंस, ठीक है। रिसर्च का एक यानी ऑथेंटिक वे में हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर को सर्च करना, दैट इज कॉल्ड रिसर्च। ऑर्गेनाइज एंड सिस्टमेटिक वे के, हमें कोई क्वेश्चन पूछता है, हम उसका आंसर सर्च करते हैं, फाइंड करते हैं, तो उसको किसी लॉजिक के साथ फाइंड करना, किसी ऑर्गेनाइज्ड वे में, किसी सिस्टमेटिक वे में सर्च करना, दैट इज कॉल्ड रिसर्च। और अगर सेकंड डेफिनेशन देखें, रिसर्च इज एन एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड ऑफ कलेक्टिंग एंड लॉजिकली एनालाइजिंग इंफॉर्मेशन। यानी कि रिसर्च क्या होती है कि साइंटिफिक मेथड के थ्रू, किसी भी साइंटिफिक तरीकाकार के थ्रू इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना और उन्हें लॉजिकली एनालाइज करना कि वो ठीक हैं कि गलत हैं। अब रिसर्च को आपने दो तरह से देख लिया कि सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड वे में क्वेश्चंस के आंसर तलाश करना, दूसरा है कि साइंटिफिक मेथड को अप्लाई करते हुए इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना और उनको फिर एनालाइज करना कि वो ठीक हैं, ऑथेंटिक हैं या नहीं हैं। तो दैट इज कॉल्ड रिसर्च। अब है कि रिसर्च मेथड क्या होता है। इट इज डिफाइंड एज द वेज आर कलेक्ट एंड एनालाइज डेटा, यानी जिस तरीके से हम रिसर्च डाटा को कलेक्ट करें और एनालाइज करें, उस तरीकाकार को रिसर्च मेथड कहते हैं। रिसर्च क्या है, पहले मैं दोबारा बता रहा हूँ। रिसर्च है इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना लॉजिकली, सिस्टमेटिकली, ऑर्गेनाइज्ड वे में,
अब वो उस वे को, जो जिस ऑर्गेनाइज वे को हम क्या कहते हैं, उसको हम रिसर्च मेथड कहते हैं। कि उसके थ्रू हम डाटा कलेक्ट करते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, फिर एनालाइज करते हैं, उसको ओवरऑल रिसर्च मेथड कहते हैं। या इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, इट इज अ मेथड डेवलप फॉर इंक्वायरिंग और एक्वायरिंग ट्रस्टवर्दी नॉलेज थ्रू रिलायबल एंड वेरी वैलिड प्रोसीजर। यानी वैलिड प्रोसीजर या रिलायबल प्रोसीजर के थ्रू जो ट्रस्टवर्दी मीन ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना, उस मेथड को या उस इंक्वायरिंग को हम रिसर्च मेथड कहते हैं। तो इसमें ये है कि ये रिसर्च मेथड हो गया और रिसर्च भी हो गई। अब हम आते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च की तरफ के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक हैं रिसर्च के। वो 5 कैरेक्टरिस्टिक हैं। उसमें ऑब्जेक्टिव्स आता है, प्रिसीजन, एक्यूरेसी, वेरिफिकेशन, लॉजिक्स। ये 5 हैं, लॉजिक्स और वेरिफिकेशन, एक्यूरेसी, प्रिसीजन, ऑब्जेक्टिव। यानी कोई आपका खास पर्पस होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, तभी आप रिसर्च करेंगे। कोई बीमारी है, फॉर एग्जांपल फैसलाबाद का हम एग्जांपल लेते हैं, हेपेटाइटिस है, तो उसके बारे में हमने पहले रिसर्च करनी है, कितने लोगों को है, कितना फैला है, किस वजह से फैला है, फैसलाबाद में ही क्यों फैला है, पानी की वजह से फैला है या किस वजह से फैला है। फिर उसके कोई आप ऑब्जेक्टिव बनाएंगे कि इसको हम ओवरकम कैसे करते हैं, इस बीमारी को हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, वो वेज तलाश करना, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव। कोई खास पर्पस के थ्रू काम करना, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव। अब प्रिसीजन क्या है और एक्यूरेसी? प्रिसीजन है कि नियर अबाउट रिजल्ट्स, यानी 95%, 90 to 95% रिजल्ट भी हमें आ रहे हैं, अगर वो ओके हैं तो ये कह सकते हैं वो प्रिसीजन है। और एक्यूरेसी है कि 100% एग्जैक्ट करेक्ट इंफॉर्मेशन, दैट इज कॉल्ड एक्यूरेसी। अगर हमें अप्रोक्सीमेट मिल रहा है 80 to 90% भी हम ओके कर देते हैं, या 95% तक, कि वो प्रिसीजन में आता है। लेकिन एक्यूरेसी है कि हमें 100% एक्यूरेट इंफॉर्मेशन या अचीवमेंट्स चाहिए, दैट इज कॉल्ड एक्यूरेसी। ये कि रिसर्च के ही कैरेक्टरिस्टिक हैं। अब वेरिफिकेशन है कि वेरीफाइड रिजल्ट्स, ऑथेंटिक सोर्स से हमें रिजल्ट हासिल। जिस तरह हमारे भी इधर कुछ वो बनी हुई है ऑर्गेनाइजेशन, जिस तरह PCSIR है लाहौर, या PSQC है, या वाटर के कुछ हैं, वो ऑथेंटिक एजेंसीज हैं जो इनको अप्रूव करती हैं, इन मेथड्स को, इन रिजल्ट्स को। तो दैट इज कॉल्ड वेरिफिकेशन। लॉजिक्स है, लॉजिक्स क्या है कि रिजल्ट वेरीफाइड हो गए थ्रू कंपैरिजन, कि कोई आपके पास लॉजिक्स हैं, रिजल्ट्स जो आपके पास हैं उनके कोई लॉजिक बन रहे हैं, रीजनिंग बन रही है, तो फिर तो ठीक है। अदरवाइज अगर लॉजिक्स के बगैर है, विदाउट लॉजिक्स आपने रिजल्ट पेश कर दिए, दैट इज रॉन्ग। तो ये 5 पार्ट्स कह रहे हैं कि 5 पार्ट्स हैं रिसर्च के, जिनके बगैर अगर इनमें से एक भी निकल जाए तो रिसर्च सही नहीं रहती। तो ये आप कैरेक्टरिस्टिक भी कह सकते हैं और इसके पॉइंट्स भी कह सकते हैं रिसर्च के, यानी विदाउट दीज रिसर्च इज जीरो। आगे है सर, एक टाइप क्वेश्चन को ऑफ दोबारा से रिसर्च। बता दें। जी बेटा। एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर एक सर टाइम में या तो चीज प्रिसाइज हो सकती है या फिर एक्यूरेट हो सकती है। हाँ ये तो ठीक है, इट्स ओके। मैं कह रहा हूँ कि अगर तो हमारे पास 70 to यानी 95% रिजल्ट आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमारे पास लॉजिक्स मौजूद हैं, उसके रिजल्ट्स की हमें वेरिफिकेशन हो गई है, देन वो भी हम एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन जो 100% रिजल्ट अचीवमेंट्स हमें आ रही हैं कि हमें लग रहा है कि हमारे ऑल ओके है, तो उसके लिए हमें इतने लॉजिक्स की जरूरत नहीं होती अप्रूव्ड उसके लिए। जब हमें पता लग गया हमारा 100% रिजल्ट राइट है, हमने देख लिया, मैच कर लिया, इट्स ओके। लेकिन अगर प्रिसीजन है, हमें रिजल्ट आ रहे हैं कि हमें लगता है कि हमारे कुछ रिजल्ट सही नहीं है, फिर उसके लिए हम PSQC या PSIR से रब्ता करते हैं। वो इनको कहते हैं चलें इतने परसेंट को, एक होता है आपने वर्ड सुने होंगे एरर और स्टैंडर्ड एरर, और स्टैंडर्ड इस तरह के वर्ड हैं, स्टैंडर्ड एरर और स्टैंडर्ड डेविएशन, 2 वर्ड हैं, सॉरी मेरे ध्यान में आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन और स्टैंडर्ड एरर, ये भी इसी में रिसर्च में काउंट होते हैं। तो एरर है कि एक पॉइंट है, उससे अगर नीचे चले गए तो आपका रिजल्ट खराब है, आप उसको प्रेजेंट नहीं कर सकते। लेकिन एक होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी आपका रिजल्ट जो है 100% नहीं आ रहे, लेकिन थोड़े से उससे डेविएट कर रहे हैं, यानी कितने परसेंट तक वो PSQC या PSIR हमें अलाउ करते हैं। अगर वो 70% तक डेविएट कर रहा है तो फिर हम उसको एक्यूरेट मान लेते हैं। तो ये सारे का सारा उन एजेंसीज पे डिपेंड करता है या ऑथेंटिसिटीज पे डिपेंड कर रहा है कि वो हमें किस लेवल तक अलाउ करते हैं। ठीक है बेटा, क्लियर है? यस सर, सर। अब है कि डेविएशन जो टाइप है ऑफ रिसर्च, के रिसर्च की कुछ टाइप्स हैं, ये आपके सामने आ रही होंगी, 10 टाइप्स आ रही हैं। तो इनमें बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है।
उसमें क्वालिटेटिव आपको नजर आ रहा होगा, क्वांटिटेटिव है, बेसिक है, अप्लाइड है, एक्सपेरिमेंटल, नॉन एक्सपेरिमेंटल, एनालिटिकल, डिस्क्रिप्टिव, डिडक्टिव, इंडक्टिव, ये कुछ आपके पास आ रही हैं। यहाँ तक आज हमने पढ़ना है कि ये 10 टेक्निक्स क्या हैं, इनमें क्या फर्क है, ये टाइप्स क्या है, सॉरी, इनमें फर्क क्या है। तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, ये दो दो करके हम चलते हैं तो आपको समझ आ जाएगी। जहां समझ नहीं है ये आपने साथ ही पूछ लेना है। क्वालिटेटिव मीन के स्टूडेंट प्रेजेंट हैं या एब्सेंट हैं, क्लास में स्टूडेंट प्रेजेंट हैं या एब्सेंट हैं, ये क्वालिटेटिव है। और अगर प्रेजेंट है तो कितने प्रेजेंट हैं, 10 हैं, 15 हैं, 20 हैं, 25 हैं, तो दैट इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव। यानी एक कोई मैं आपको कह दूं बाहर हॉल है, उसमें कोई पूछता है कि स्टूडेंट हैं या नहीं है, या ऑडियंस है या नहीं है, तो है या नहीं, ये क्वालिटेटिव है। लेकिन है तो कितने हैं, 100 स्टूडेंट हैं, ऑडियंस 200 की है, 500 की है, तो दैट इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव रिसर्च। ये इन दोनों में फर्क है, एक प्रेजेंस और एब्सेंस का बताता है, एक उनकी क्वांटिटी बताता है। ये था क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में फर्क। और दूसरा है बेसिक और अप्लाइड में, यानी हम कोई एक टेस्ट में करता हूँ, उसका मॉइस्चर मेजर करता हूँ या उसकी प्रोटीन मेजर करता हूँ, या कोई भी एनालिसिस कर लेता हूँ और उसको बस देख लेता हूँ ये एनालिसिस हो गया कि इसमें प्रोटीन 10% है, ठीक है। आटा लेता हूँ, गंदम लेता हूँ, उसकी सिर्फ प्रोटीन चेक करता हूँ, तो दैट इज कॉल्ड बेसिक रिसर्च। लेकिन अगर उसी रिसर्च को मैं किसी इंडस्ट्री लेवल को बता देता हूँ, इंडस्ट्री में जाके बताता हूँ कि इस आटे में प्रोटीन इतनी है, इससे बिस्किट बनाएं, इस आटे में प्रोटीन इतनी है, इससे कुकीज बनाएं, इस आटे में प्रोटीन इतनी है, इससे ब्रेड अच्छी बनेगी, इसमें इतनी प्रोटीन है तो इससे केक अच्छा बनेगा। अगर इसी को मैं किसी इंडस्ट्री पे जाके अप्लाई कर दूं, उन्हें जाके बता दूं कि इस आटे से आप वो बनाएं, ब्रेड बनाएं, इस आटे से आप कुकीज बनाएं, इससे केक बनाएं, तो वो अगर मैं अप्लाई कर दूं, दैट इज कॉल्ड अप्लाइड रिसर्च। अगर उन रिजल्ट्स को मैं कहीं अप्लाई ना करूं, तो दैट इज कॉल्ड बेसिक रिसर्च। ये 4 क्लियर हो गई हैं। तो एक्सपेरिमेंटल एंड नॉन एक्सपेरिमेंटल, एक्सपेरिमेंटल है लैब्स के अंदर हम जो परफॉर्म करते हैं, कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है, वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है। लेकिन कोई सर्वे है, कोई ऑब्जर्वेशंस हैं, कोई आपने बाहर जाके देखना है कि जिस तरह मैंने बताया था हेपेटाइटिस का जाके सर्वे करें, तो दैट इज कॉल्ड नॉन, सर्वे करना नॉन एक्सपेरिमेंटल है। लेकिन कोई जिसमें केमिकल ग्लासवेयर यूज हुआ, वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है। अब ये 6 क्लियर हो गए, इनमें कोई क्वेश्चन है आपका? नो ये सर। बेटा नो सर, क्लियर है। क्लियर है 6 की 6। तो अब 7वीं 8वीं है एनालिटिकल और डिस्क्रिप्टिव। एनालिटिकल मीन एनालिसिस करना, एनालाइज करना किसी चीज को, और डिस्क्रिप्टिव मीन जो एनालाइज किया है उस चीज को डिस्क्राइब करना विद, जो मैंने पहले बताया ना आपको, रीजनिंग विद जस्टिफिकेशन, जस्टिफिकेशन के साथ, रीजनिंग के साथ आपने वो उसको डिस्क्राइब करना है, तो दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। लेकिन सिर्फ जस्ट उसको एनालाइज कर लेना है, बस ये ठीक है, ये चीज ऐसे है, ये चीज ऐसे है, जस्ट एनालाइज करना, वो एनालिटिकल रिसर्च है। लेकिन एनालाइज करना किसी प्रॉपर वे के थ्रू, किसी जस्टिफिकेशन के थ्रू, किसी रीजनिंग के थ्रू, तो दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव मीन थ्योरेटिकल भी कह सकते हैं आप, टोटली कहते हैं कि ऑथेंटिसिटी वे में, यानी उसमें रीजनिंग भी, जस्टिफिकेशन भी, एवरीथिंग आ जाएगी, तो दैट इज कॉल्ड। और सिर्फ एनालाइज करना, ये चीज ऐसे है या ऐसे है, या ऐसे है या ऐसे नहीं है, तो दैट इज कॉल्ड एनालिटिकल रिसर्च। डिडक्टिव सर रिसर्च इसके और एग्जांपल दे दें कोई, सर एनालिटिकल। एनालाइज्ड और डिस्क्रिप्टिव को एग्जांपल के थ्रू समझा मसलन दें। मैं कहता हूँ, मैं वीट की एग्जांपल लेता हूँ इसमें भी, कि मैं कहता हूँ कि 2 वीट की वैरायटीज हैं, एक में प्रोटीन 12 आई है, एक में 18 आई है, तो मैं उसको बस जस्ट एनालाइज कर रहा हूँ, ये बस आ गई, ऐसे ही आ गई, एक में 12 आ गई, एक में 18 आ गई, मैंने एनालाइज करके उसको साइड पे रख दिया। लेकिन अगर मैं उसको 12 और 18 को जस्टिफाई करूंगा रीजनिंग के साथ कि ये जहाँ से ये वैरायटी हासिल की गई है जिसमें 18 आई है, उसमें नाइट्रोजन ज्यादा थी उस सॉइल में, उस सॉइल वहां वाटर ज्यादा था, बारिशें हुई थी, उसकी मैं कोई प्रॉपर रीजनिंग दूंगा कि वो 18 क्यों आई है, तो वो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च हो जाएगी। और मैं 12 की रीजनिंग दूंगा कि इसमें कम क्यों आई है, कि इसमें फर्टिलाइजर यूज नहीं हुआ, इसमें नाइट्रोजन यूज नहीं हुई, इसमें बारिशें कम हुई हैं, इस वे में मैं डिस्क्राइब करूंगा, दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। क्लियर है? यस सर। अब है डिडक्टिव और इंडक्टिव। डिडक्टिव है टू मेक अ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या है, मैं फॉर एग्जांपल आजकल जिस तरह कोरोना चल रहा है, कोरोना की डिजीज है,
तो मैं कहता हूँ कि मैं एक हाइपोथेसिस कायम करता हूँ, ये फूड खाएं तो इससे इम्यूनिटी बढ़ेगी, मे और मे नॉट बी, अभी कंफर्म नहीं है। और इंडक्टिव है, ये है कि मैं वो फ्रूट खिला के लोगों पे ट्रायल करके देखूं कि वाकई ही उससे इम्यूनिटी बढ़ती है कि नहीं। फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूं कि आप ऑरेंज खाएं, उसमें एंटीऑक्सीडेंट ज्यादा होता है, तो उससे इम्यूनिटी बढ़ेगी, मे और मे नॉट भी, अभी कंफर्म नहीं है। यानी कंफर्मेशन से पहले कोई चीज पे बिलीव कायम करना, उसको बताना, वो डिडक्टिव है। और उस डिडक्टिव को प्रूव करने के लिए, हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए कोई मैं ट्रायल कंडक्ट करूं, एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करूं, मैं किसी को वो किन्नू या माल्टा या खिला के देखूं कि वाकई उससे इम्यूनिटी बढ़ रही है, उस हाइपोथेसिस को मैं प्रूव करूं किसी वे से, तो दैट इज कॉल्ड इंडक्टिव। तो सिंपल वे में हाइपोथेसिस बनाना डिडक्टिव है और उसको प्रूव करना वो इंडक्टिव है। तो ये थी आपकी 10 टाइप्स। इसको रिपीट कर लें और मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, अभी 5 मिनट हैं, 5-7 मिनट हैं। सर इंडक्टिव में अगर हमने कोई भी ट्रायल किया है, चाहे वो प्रूफ सही हो नहीं हो, लेकिन नहीं फिर हो, वो चाहे इंडक्टिव उसके होगा। रिजल्ट पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए, लेकिन वो प्रूव हो गया कि ये किन्नू से, मैं कहता हूँ कि हमने उनको खिला के देखा है, उससे एंटीऑक्सीडेंट की वजह से उसकी इम्यूनिटी बढ़ी है, तो ये पॉजिटिव वे में है। लेकिन अगर वो मैं कह दूं कि ये जो फ्रूट उन्होंने रिकमेंड किया था इससे इम्यूनिटी नहीं बढ़ी, तो ये भी इंडक्टिव है, यानी हमने प्रूव कर दिया, चाहे वो पॉजिटिव सेंस में चाहे वो नेगेटिव सेंस में। जी सर, ठीक हो गया, थैंक यू। जी बेटा। सर एक दफ़ा वेरिफिकेशन का भी बता दें प्लीज, उसमें क्या करते हैं हम? PCSIR का आपने बताया था कुछ। वो मैंने बताया था कि PCSIR एक इदारा है लाहौर में, रिसर्च के हवाले से बहुत बड़ा। इसी तरह PCSQC है, वो कराची में सबसे बड़ा इदारा है, जो हमें वो एक अथेंटिसिटी देता है। अगर उनका हमें लेटर मिल जाए कि एक रिजल्ट, फॉर एग्जांपल मैंने कहीं से रिजल्ट लिए, अगर उन पे उनकी स्टैंप लगी होगी तो मैं समझूंगा ये 100% अथेंटिक रिजल्ट है दोनों इदारों के। अगर वो वेरिफिकेशन कर दें तो वो रिजल्ट हम अथेंटिक मान लेते हैं, अगर वो नहीं करते तो वो हमारे लिए जीरो है। वो इदारे यानी गवर्नमेंट के हैं। जी सर, ठीक हो गया, थैंक यू। जी बेटा। क्लियर है बाकी सबको? जी यस सर। सर। यस सर। ठीक है, ये 10 टाइप्स, 5 करेक्टरिस्टिक और जो डेफिनेशन पढ़ी है, ये नेक्स्ट टाइम अब बेटा आपने याद करके आना है। मैं आपसे हो सकता है कोई क्वेश्चन कर लूँ इस बारे में। अगर कोई आपको समझ नहीं लगती, आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, दोबारा इनको पढ़ के आए। ठीक है बेटा, थैंक यू, फिर अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ सर।